नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं उसके आगे के क्वेश्चंस, अगले वीडियो जिसमें क्वेश्चन नंबर शुरू होगा 22 से। ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से करे डायरेक्ट टेक्निकों को भी, ऐसे नहीं कि हवा में बढ़ा के बस देख रहे हैं। और उसके साथ साथ अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, उस पर करिए ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगे, और आगे शेयर करिए और लोग देखें। तो देखिएगा 22वां क्वेश्चन क्या कहता है। 22वां क्वेश्चन कहता है दो शंकुओं के व्यास बराबर है। जब इनके व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर है। R1 बराबर R2 बराबर R है, दोनों की त्रिज्या R है। अगर उनकी त्रिज्या ऊंचाई में अनुपात L1 बटे L2 बराबर 5/4 हो तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल में अनुपात, वक्र पृष्ठों में आप डायरेक्ट सोच सकते हैं वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई RL। अब पहले शंकु का क्या होगा, पाई R1 का मान R ही है, पाई R L1, और दूसरे क्या होगा पाई R L2। जब अनुपात निकालेंगे तो पाई R से पाई R कट जाएगा। इसका मतलब जो तिर्यक ऊंचाई में अनुपात होता है वही वक्र पृष्ठ में होता है। यदि त्रिज्याएं बराबर हैं तो कितना आंसर आएगा, 5/4। कहां है, डी। आप देख सकते हैं, मैं लिखता हूं, बिल्कुल लिखूंगा। वक्र पृष्ठ पहले का, कर्व सरफेस पहले का, कर्व सरफेस दूसरे का, ये कहना चाह रहा था मैं। आंसर तो आपको डायरेक्ट मिल चुका है, पाई R1 L1 बटे पाई R2 L2। मैं ये कहना चाहता पाई R1 का मान R L1, पाई R L2, पाई से पाई कैंसिल, R से R से, और कितना आ गया, इसमें अनुपात कितना है, 5/4। यदि तिर्यक ऊंचाई बराबर हो तो जो त्रिज्याओं में अनुपात होगा वही वक्र पृष्ठ में अनुपात होगा। इसीलिए हम फॉर्मूले को बड़ा ध्यान रखते हैं। फॉर्मूले से डायरेक्ट ये लिखने की आपको पेपर में कोई जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या आता है, 100 से 200 तक की विषम संख्याओं का योग है। अब देखिए बच्चे अलग अलग फॉर्मूला याद करते रहते हैं। आपने समांतर श्रेणी पढ़ रखी है, आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या 23 100 से 200 तक की, 100 समय वो कह रहा है विषम, तो विषम होगी 101, फिर क्या होगी 103, फिर 105, लास्ट में होगी 199। ध्यान दीजिएगा, 1 से शुरू हुई 101 से, और कहां तक है, 99 तक। अब यदि हम 101 से और 200 तक जाते तो 100 पद होते, 100 पद होते तो 50 सम होते, और 50 क्या होते, विषम। तो ये विषम है, विषम, तो इसका मतलब कितने पद है, ये 50। आपने कहा हमें नहीं मालूम, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an लास्ट पद होता है 199, a की वैल्यू 101, n माइनस 1 और d क्या होता है, अंतर 2 का। समांतर श्रेणी में आपने पढ़ा होगा, 98 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 2 का भाग करा 49, n माइनस 1 और n बराबर 50। मैं तो आपको डायरेक्ट बता रहा था, इतना लिखना नहीं पड़ रहा था। कभी भी सोच ही लीजिएगा, 1 से 10 तक की संख्याओं में 1 2 3 10 तक 10 पद है, इसमें 5 सम होंगे, 5 विषम होंगे, पक्की बात है। इसीलिए मैंने ऐसे कहा था 100 क्या 101 से शुरू हो रहा है और 200 तक ले लिया हमने, अपने मन से ले लिया 200। कितने पद हो गए, 100। अब 100 में कितने विषम होंगे, 50 विषम होंगे और 50 सम होंगे। अब आपको क्या निकालना है, इसका योग। और योग क्या होता है, Sn बराबर आपने याद कर रखा है n/2 a प्लस n, और n/2 n की वैल्यू कितनी है, 50/2, a की वैल्यू कितनी है, 101, प्लस l की वैल्यू कितनी है, 199। ये 25 हो गया, और ये कितना हो गया, 100 200 300 और 25 75 7,500। इसका आंसर सी है। इस प्रकार से हमने समांतर श्रेणी का इस्तेमाल कर लिया सीधे सीधे। अगला आता है, फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है। क्या कहता है, वो कहता है sin 43 cos 47, cos 43 sin 47। यदि मैं इसको a बोलूं
तो ये भी तो ए है, 43 ए है तो ए तो है, ये डी है तो ये बी है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन 90 और साइन 90 वैल्यू वन। जिन्होंने सही से ना पढ़ी हो वो प्लेलिस्ट में आके कॉम्पिटिटिव ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, वहां पे सारा कुछ मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन आता है 25 देखिए क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं दे रखी है, AB बराबर 3, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, BC बराबर 2 और CA बराबर 2.5 सेंटीमीटर, और त्रिभुज DEF समरूप है, DEF समरूप है, समरूप त्रिभुज ABC के यदि EF भी रखा है तो कह रहा है 4 है, तो त्रिभुज DEF की परिधि बताओ, मतलब परिमाप। आप देखिएगा DF EF दे रखा है, EF ये रहा, इस भुजा और इस भुजा की समरूप है, संगत भुजाएं देखनी चाहिए, BC का इसमें ये 2 और ये EF है ये 4, तो इसका मतलब इसकी क्या है, दूनी है कि नहीं, 4, 2 की दूनी 4 है, इसका मतलब सभी भुजाएं क्या होंगी, दुगुनी। हम भुजा क्यों निकालें, हम तो इसका परिमाप निकाल लें, इसका परिमाप कितना है, 3 और 2 5 और 2.5 7.5, तो इसका क्या होगा परिमाप, दुगुना, कितना हो जाएगा दुगुना, 2 गुणा 7.5, डायरेक्ट 15 सेंटीमीटर डायरेक्ट। यानी कि त्रिभुज बनाएंगे, यदि यहां पर दिखाई देता हमें कि यहां 6 होता तो देखते इसका ये पहले तो संगत भुजा देखो किसके अनुपात में, EF का मतलब किससे, BC से, खूब सिखाया गया है, तो इसका ये कितना है, दूना। जब दूना है तो परिमाप भी कितना होगा, दूना। मैंने इसका परिमाप निकाल लिया, सभी को जोड़ दिया, दूना कर दिया। यदि ये 6 होता, तिगुना होता तो मैं इसका तिगुना कर देता। डायरेक्ट टेक्निक, सुपर। आइए अगला देखते हैं 25 का। अगला क्वेश्चन आया आपका 26 देखिएगा, 26वां क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, ये बाह्य कोणार्धक एक पिर में होती है, बाह्य कोणार्धक, मैं दोनों का मतलब समझाता हूं आपको। एक अंतः कोणार्धक होती है, बाह्य। देखिए ये ABC, ये अर्धक, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो क्या होती है फिर में, AB बटे AC बराबर, हमने पहले AB ली है तो इधर वाले सिरे से कटान तक BD बटे यहां से कटान तक CD, ये तो अंतः होती है। क्वेश्चन अक्सर बाह्य पे आता है, देखो बाह्य नहीं आया है, क्या है ये, क्या कहता है, ये बनाया ABC, कह रहा है कोण BAC का बाह्य अर्धक, BAC इसको आगे बढ़ाया है, इसका अर्धक कर रहे हैं, और ये कहां मिला है, D पर, ये अर्धक ये इसके बराबर है, अर्धक ये अर्धक हुआ है, कहता है D पर लिखा है, AB बराबर 6, BC बराबर 4, AC बराबर 5, तो CD बताओ, ये बताओ। अब बाह्य कोणार्धक में ध्यान से इसके हिसाब से देखिएगा, पहले ये हो जाएगा AB बटे ये वाली AC बराबर, अब पहले सिरे से कहां तक, कटान तक BD, फिर दूसरे सिरे से कटान तक, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये CD। AB 6 बटे 5 बराबर, यहां से यहां तक 4 प्लस CD, और ये खाली CD तो निकाल ली है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6CD बराबर 20 प्लस 5CD, 6 में से 5 गए, 1CD बराबर 20 सेंटीमीटर, आ गया 20 सेंटीमीटर। देखो सी आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बाह्य कोणार्धक में और ये अंतः कोणार्धक, ध्यान रखना है, एक सिरे से कटान तक, पहले जो भुजा ले लो पहले उस सिरे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है क्या शानदार क्वेश्चन 27वां देखिए, 27वां क्वेश्चन कहता है 27, ABCD एक आयत है, एक आयत, ये ABCD एक आयत है, ठीक है। AB चित्र में देख के डालेंगे, जो डाला है CD की आयत है।
अब कहता है ई एफ बी सी और ए डी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु इसका ई और इसका एफ मध्य बिंदु है। जी ई एफ पर कोई बिंदु है, ई एफ पर कोई बिंदु कितना है जी, ठीक है, कहीं पर ही है, यहां बीचों बीच नहीं, यहां बीच में यहां कहीं भी हो सकता है। कहता है त्रिभुज जी ए बी का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए, जी ए बी का क्षेत्रफल यदि यहां से लंब डालूं, पक्की बात है ये मध्य बिंदु थे तो ये इस ऊंचाई की आधी है, इसकी ये आधी है, ध्यान रखना है आपको। जब यदि ये x मान लूं और ये y मान लूं तो ये ऊंचाई कितनी है y/2 है कि नहीं, y/2 आती है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज GAB का क्षेत्रफल ध्यान से समझने के लिए 1/2 आधार कैसा भी त्रिभुज हो, आधार गुणा लंब कितना आ गया xy/4। अब xy ये किसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल, तो 1/2 1/4 तो लिखा हुआ है, और xy क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो कितना क्षेत्रफल हुआ इसका 1/4, आयत के क्षेत्रफल कितना है 1/4, इसका आंसर है बी। बिल्कुल बात क्लियर, ओके। अगला देखिए, अगला आपके पास आता है, कहता है कि n समतल रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, लगातार रेखाओं के बीच के कोण x 2x एक बिंदु पर मिलेंगे, एक का तो x है, किसी अक्ष के x, दूसरा कितना है, एक बिंदु मिलती है, लगातार रेखाओं के बीच कोण रेखाओं के बीच कोण, दूसरे का ये 2x है, फिर कितना है 3x है। तो कहता है न्यूनतम कोण यदि 24 है, स्टार्टिंग में 24 है, तो n का मान बताओ। ये सब कोण मिलके कितने होंगे पूरे 360। तो पहला कोण कितना है x का मतलब 24, दूसरा ये कोण कितना है 2x 48, तीसरा कितना है 24 या 72, इन सबों का योग कितना होना चाहिए 360, n तक जोड़ लिया। अब आप देखिएगा, या तो आप तरीका बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाह रहे तो जोड़ के देखिए कहां पर जाके 360 पड़ा है, अभी तो होगा नहीं। अब अगला कितना होगा 4x 24 चौक 96, अगला 96 तो होगा, 24 का 4 में गुणा करेंगे 4x होगा, तो देखिएगा जोड़ के देखिए 24 96 और 24 120, और ये कितने हो गए, ये भी 120 हो रहे 120, अभी तो 240 हुए खाली। अगला कोण कितना आएगा प्लस 120 5x आएगा, x 2x 3x 4x 5x, अब कितना 120 120 120 120 की तो 60 हो गए, कितने कोण जोड़ने पड़ गए 1 2 3 4 5। तो क्या पूछा उसने, लगातार रेखाओं के पीछे कोण ये हैं, तो n का मान बताओ, कितनी रेखाएं जुड़ी 1 2 3 4 5, कितनी रेखाएं जुड़ी 5, तो कितनी रेखाएं हैं 5 रेखाएं हैं। अब कितना आएगा, अब आएगा 4x, और फिर कितना आ गया इसके पीछे है 5x, 5x में खत्म, 24 में 120, तो कितनी रेखाएं हो गई 1 2 3 4 5, आंसर इसका आएगा सी। अगला क्वेश्चन, फिर इससे अगला क्वेश्चन सुपर टेक्निक के साथ फिर देखिएगा, करना नहीं पड़ा, ये नहीं कि मैं समान प्रश्न नहीं लगाई, डायरेक्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आता है, हर क्वेश्चन को समझें, कैसा भी पेपर आया है, एक बार में ना समझ दोबारा पढ़ें जरूर होगा, यदि आपने अच्छी तरह कर रखा है तो अगला देखते हैं फिर 29 कहता है कि बिंदु A 2,-3 और B 5,6 को मिलाने वाली रेखा x अक्षों के अनुपात में काटती है। जब भी किसी अनुपात में काट रही हो, किसी अक्ष को काट रही हो, यदि x अक्ष को काटेगी, x अक्ष पर अनुपात कैसे निकालते हैं, m1/m2 कैसे निकालेंगे, x अक्ष पे निकालेंगे,
तो माइनस का y1 बटे y2, माइनस का y1 बटे y2 ये होता है। यदि आपको जरा भी तकलीफ हो तो आप इसको मिला दीजिए। जब ये x को काट रही है तो x तो x होगा, y का मान 0 होगा। फॉर्मूला में निकालना। अब ये m1 और ये m2, बिल्कुल बात क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। तो इसका आना चाहिए माइनस के y2 बटे y1। कोई बात नहीं, मैं सिद्ध करके दिखाता हूं आपको। अब y बराबर फॉर्मूला होता है m1 y1 प्लस m2 y2 बटे m1 प्लस m2, और इसकी वैल्यू कितनी है 0। m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये 0 में चला गया। कितना आ गया m1 y2 m2 y1 बराबर 0, m1 y2 बराबर माइनस के m2 y1। इसका भाग कर दिया, m2 बिल्कुल सही, पहले से ही लिखा था m1 बटे m2 बराबर माइनस y1 बटे y2, पहले से ही लिखा था बिल्कुल y1 बटे y2। अब आपको याद रखना है ये फॉर्मूला होता है माइनस के y1। डायरेक्ट आंसर माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है -3 और y2 की वैल्यू कितनी है 6, और कितना आ गया 1 बटे 2। बिल्कुल ये ध्यान रखना है, यदि ये ध्यान ना रहे कैसे करना है। और जब भी y अक्ष को काटा हो y अक्ष पर तो m1 बटे m2 आएगा माइनस x1 बटे x2 डायरेक्ट। और यदि डायरेक्ट याद ना रहे तो ये तरीका है पूरा करने का, बिल्कुल। तो सुपर ये तरीका याद रखें, इस प्रकार से करना है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बहुत ध्यान से करें और इसको शेयर, सभी वीडियो को आप शेयर भी करें, और लाइक कमेंट्स यदि बहुत अच्छी लग रही है तो आप उसमें अपनी बात लिखें कि कैसी लगी, क्या हुआ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।